गाइस वेलकम टू ऑल मैथ भाई संदीप सर। दोस्तों मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों तो आपको गुड न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली थी उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं आज ही से, और 1 अगस्त से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए हैं। दोस्तों तो आप काफ़ी अच्छे से उसके फॉर्म फिल करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और आपको उसके बारे में डिटेल्स वीडियो भी मिल गई है। दोस्तों मैं मान रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली है। तो दोस्तों मैं आपके साथ पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूँ जो अपने आप में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। अगर कहीं पे 10 से 20 क्वेश्चन भी जीके के आते हैं तो वहाँ पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको क्या डिस्कस करने वाला हूँ, पॉलिटी की हमारी क्लास चल रही है। संविधान का निर्माण हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और हमने अगस्त प्रस्ताव पढ़ लिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। 1940 में आने के बाद क्या हुआ कि मैं आपको एक बार बताता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हम संविधान का निर्माण हमने स्टार्ट किया। उसमें क्या किया कि जो हम ब्रिटिश के हम गुलाम थे, तो हमने क्या किया कि हमें आज़ाद होने के लिए हम अपना क्या करना चाहते थे, अपना संविधान बनाना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग हम देश को चलाना चाहते थे। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीक़ा से मांगे करी गई। ब्रिटिश क्या करते गए, मांगों को नकारते गए। अब मांगों को वो नकारते गए, उसके बाद क्या हुआ, 1940 में उन्होंने हमारी मांगों को माना और 1940 में अगस्त प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया। लेकिन अगस्त प्रस्ताव की दोस्तों कुछ कमजोरी मिली, तो अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने मानने के लिए मना कर दिया कि भाई ये अपना प्रस्ताव अपने पास रखिए, हम ऐसा प्रस्ताव हमें दीजिए जिससे हम अपना ऐसा संविधान बनाएं कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। दोस्तों फिर उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। दोस्तों क्रिप्स मिशन में क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस की कुछ सीटें आरक्षित कर दी, तो ये भी इसकी बहुत बड़ी कमियां रही, क्योंकि जो अदर पार्टीज थी उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो क्रिप्स मिशन भी क्या हुआ, क्रिप्स मिशन भी वापस चला गया। दोस्तों और 1946 में आता है हमारा कैबिनेट मिशन, जहां से मैं आपको बताने वाला हूँ। 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अगर किसी वर्ड में मेरे में मात्रा की कोई मिस्टेक या लिखने में किसी शब्द को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको मैनेज कर लेंगे, कि ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि लिखना नहीं आता भाई कोई, ये है वो है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से लिखता हूँ, अगर कोई मिस्टेक दिख रही है, लेकिन एक एक वर्ड में बोलूँगा, आप उसको सही करके लिख सकते हैं अपनी नोट्स में। ठीक है दोस्तों, तो आज क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव डिस्कस करने वाला हूँ। और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में क्या होगा कि 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया, और इससे क्या है कि डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट चांसेस रहते हैं कि कैबिनेट मिशन से पूछा जाए। अगर संविधान के निर्माण से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किससे, कैबिनेट मिशन से। तो आज आपका कैबिनेट मिशन बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगा कभी भी। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव सबसे पहले कब आया, ये 1946 में आया। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में आया, और इसको दोस्तों 3 लोग लेकर आए थे। 3 लोग लेकर आए थे इसको। अगस्त प्रस्ताव को अकेला लेकर आया था, और जो हमारा क्रिप्स मिशन था उसको भी अकेला लेके आया था। लेकिन क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव जब हमारा आया तो उसको 3 लोग मिलकर लेके आए थे। तो वो 3 लोग के कौन थे, और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ही इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में आज आपको डिटेल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ही इसका नाम क्यों पड़ा। दोस्तों तो सबसे पहले जो 3 लोग अब हमारे आए वो कहाँ से थे, सीधी सी बात है, ब्रिटिश से आए होंगे। अब ब्रिटिश से आए होंगे तो ब्रिटिश से 3 आए, तो वो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश के, तो वो कैबिनेट मंत्री थे। तो इसी वजह से इसका कैबिनेट मिशन प्रस्ताव इसका पड़ा है, क्योंकि वो प्रस्ताव लेके आए थे। आपको बात समझ में आ गई है। 3 लोग लेकर आए, सबसे पहले इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला नाम है हमारा पैथिक लॉरेंस, और दूसरा है हमारा स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरा है हमारा एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों जो हमारे पैथिक लॉरेंस जी थे वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव लेके आए तो उसमें जो अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक लॉरेंस जी हमारे क्या थे, अध्यक्ष थे। आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है, आसानी से यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारतीयों से आके बात करी कि हम आपके सामने प्रस्ताव लेके आए हैं, आप अपने संविधान का निर्माण करिए, आप अपनी संविधान सभा का गठन करिए हमारे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो आया, इसके बारे में कुछ इसकी विशेषताएं थी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, कितनी सीटें रखनी है, कितने इलेक्शन, किस तरीक़ा से क्या क्या करवाना है, इस कैबिनेट मिशन के बारे में अब आपको पढ़ना है। इस कैबिनेट मिशन में क्या क्या हुआ देखिए। सबसे पहले संविधान सभा की कुल 389 सीटें थी। इन्होंने क्या किया कि 389 सीटें टोटल बताई। जो संविधान सभा की जो टोटल सीट थी 389 थी,
उस सीट में क्या हुआ कि 296 सीटें हमारी जो थी वो ब्रिटिश भारत से थी। 296 सीटें कहाँ से थी? हमारी ब्रिटिश भारत से थी। और 93 जो थी वो हमारी देसी रियासतों से थी। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि जो हमारा कैबिनेट मिशन था उसमें कितनी टोटल 389 सीटें मतलब संविधान सभा की बताई गई, जिसमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत से थी और 93 सीटें हमारी 93 सीटें हमारी देसी रियासतों से थी। 93 सीटें कहाँ से थी? देसी रियासतों से थी दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब इसमें क्या है कि ब्रिटिश भारत क्या है और देसी रियासत क्या है, मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप कॉपी में भी नोट कर लेंगे। तो जो 296 सीटें थी ना ब्रिटिश भारत से, तो वहाँ क्या था कि जो ब्रिटिश ने अपना राज कर लिया था, वहाँ ब्रिटिशों का राज चलता था, वहाँ उन्हीं के वहाँ पे गवर्नर थे। बात क्लियर है? अगर देसी रियासतों की बात करें तो वहाँ पे राजा राज करते थे। वहाँ पे मतलब ब्रिटिशों का शासन नहीं था, वहाँ पे राजा हुआ करते थे और उनका अपना शासन चला करता था। तो जहाँ पे ब्रिटिश का राज था, जहाँ पे उनके गवर्नर थे, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, तो इन सभी में क्या था? इन सभी को क्या किस में रखा गया? ब्रिटिश भारत में इनको रखा गया। टोटल 296 सीटें इनको दे दी और 93 सीटें हमारी देसी रियासतों को दे दी दोस्तों। बात बिल्कुल क्लियर होगी। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हर 10 लाख में से एक सदस्य चुना जाएगा। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा की कुल सीटें आपको समझ में आ गई, इतनी ब्रिटिश भारत से थी, इतनी देसी रियासत से थी। और दूसरा पॉइंट है कि हर 10 लाख में से 1% चुना जाएगा, मतलब हर 10 लाख पॉपुलेशन को एक संविधान सभा का मेंबर रिप्रेजेंट करेगा जाके। जब मतलब संविधान सभा लिखेंगे इसका गठन होने के बाद, तो 10 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो जाके वहाँ उसको प्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों? तो 10 लाख, हर 10 लाख में से एक सदस्य चुना जाएगा, मतलब 10 लाख लोगों में से एक चुना जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी दोस्तों। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, 64 लाख रुपए भेजे गए इलेक्शन को। कभी कभी आपसे पूछ लेता है किसी भी एग्जाम में कि जो संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आया उसमें इलेक्शन के लिए कितने रुपए भेजे थे, तो आप उसका आंसर दे देंगे टोटल 64 लाख रुपए भेजे थे दोस्तों। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं। हाँ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब एक बात बता देता हूँ, जो संविधान सभा का जो ये सीटें थी, जो संविधान सभा के मेंबर चुने जाने थे ना, इनका जो चुनाव होना था ना वो इनडायरेक्टली होता था, अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अब आपको मतलब समझ में मैं बताता हूँ कि अप्रत्यक्ष क्या होता है। आप देखिए कि जैसे आपके गांव का प्रधान खड़ा होता है तो आप उसको वोट करते हैं और वो जीत जाता है, तो डायरेक्टली क्या है कि आप डायरेक्ट आप वोट कर रहे हैं उसको और वो कैंडिडेट आपका जीत रहा है। अगर हम अप्रत्यक्ष रूप की बात करते कि हम किसी और को वोट करते, ठीक है, सपोज करो ये आप हैं और ये कोई और है, ये आपका प्रधान है, आपने करी इसको वोट और ये सब मिलके वोट कर रहे हैं इसको, ये कैंडिडेट को जिता रहे हैं, मतलब मेन पद ये है, यहाँ से इसने ही इसकी वजह से ये जीता, लेकिन इनडायरेक्टली वोट दी इसने इसको। ठीक है दोस्तों? तो इसका मतलब ये है कि जब कहीं डायरेक्ट वोट नहीं करते तो अभी भी ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये चली आ रही है। राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के मेंबर का चुनाव या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। बात क्लियर होगी इतनी। अब आगे चलते हैं। देसी रियासतों में सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे, मतलब जो देसी रियासतें मैंने बताई हैं आपको 93, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ इलेक्शन 296 सीटों पर होगा। 93 जो देसी रियासत है ना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जहाँ उनका जो अध्यक्ष होगा ना, जो उनको राजा होगा, वो अपने मेंबर को उठा के भेज देगा कि भाई ये हमारा मेंबर है जो संविधान सभा के मेंबर में शामिल होगा। तो वो इलेक्शन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जिसको चाहेगा उसको भेज सकता है। लेकिन 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंटेटिव इनका भी एक ही होगा दोस्तों, ये बात यहाँ भी मान्य होगी। इतनी बात आपको क्लियर चलती है। और कैबिनेट मिशन क्या कर लिया, फिर लागू कर लिया। इतनी सारी इसकी विशेषताएं थी, तो इंडिया के जो नागरिक थे उनको लगा कि भाई ये हमारे काम का है, इससे हम अपने संविधान सभा का गठन कर सकते हैं दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन क्या हो गया, लागू हो गया दोस्तों। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है, संविधान का जो निर्माण हुआ है वो किस मिशन के तहत हुआ है, तो आप बोल देंगे कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। बात क्लियर है? क्या बोल देंगे, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। अब आपको इतनी बात क्लियर होगी कितने लोग लेकर आए, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, और हमने ये लागू कर लिया। अब जब हमने ये लागू कर लिया तो हमें क्या है, अपने देश में चुनाव कराना था, चुनाव कराना था ना। अगर ये लागू हो गया तो हम चुनाव करा के संविधान सभा के मेंबर सेलेक्ट करेंगे और वो संविधान सभा के मेंबर क्या करेंगे, संविधान लिखना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। कितनी आसान सी बात है। मतलब अब क्या होगा, चुनाव होगा दोस्तों। अब देखिए चुनाव कितनी सीटों पे होना था,
296 सीटों पे चुनाव होना था। तो चुनाव यहाँ पे कितना हुआ, 296 सीटों पे चुनाव हुआ। ठीक है दोस्तों, और जब 296 सीटों पे चुनाव हुआ तो 208 सीटें जो जीती वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती। 208 सीटें जो जीती वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती हैं, और 73 सीटें जो जीती वो मुस्लिम पार्टी ने जीती, और जो 15 सीटें थी वो किसी अन्य पार्टी ने जीती दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप, 208 सीटें जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 73 मुस्लिम ने, 15 जीती अन्य ने। तो हुआ क्या, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की सीट 208 आ गई तो ये मुस्लिम थे ना, ये विरोध करने लगे कि भाई हमारे साथ चुनाव में ना कुछ धोखाधड़ी हुई है कि हमारी इतनी कम सीट कैसे आई हैं। तो अगर ये संविधान सभा लिखने लगते तो इनके ज़्यादा मेंबर बैठते, इनके कम। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने बोला कि हम संविधान आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं संविधान सभा, हमें अपना एक अलग देश चाहिए, हमें अपना क्या चाहिए, एक अलग देश चाहिए। तो दोस्तों ये 73 मुस्लिम जो सीट थी ना, इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी दोस्तों। तो ये पाकिस्तान हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग की, तो फिर इनको अलग छोड़ दिया। लेकिन भारतीयों ने कह दिया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी थी, इन्होंने कह दिया कि भाई इतनी मुश्किल से तो हमारा संविधान जो हमारा प्रस्ताव आया है और हम इलेक्शन कर पा रहे हैं, और आप इलेक्शन होने के बाद में आप इसमें मतलब देश को आज़ाद नहीं होने देते हैं, तो आप अपना अलग देश बना लीजिए, हम अपना अलग देश बना लेते हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने मिलके क्या किया दोस्तों, संविधान को लिखना स्टार्ट किया, और ये सब अलग चले गए, इन्होंने अपना पाकिस्तान अलग बना लिया दोस्तों। ये आपको इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने अपना देश बना लिया अलग। और ये 15 जो सदस्य थे ना अन्य, इसमें से 3 लोगों ने समर्थन दे दिया किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोस्तों। 3 लोगों ने इनका समर्थन दे दिया, जो अन्य थे, जैसे निर्दलीय नहीं होते हैं, निर्दलीय ने भाई अपने वोट उसको दे दी, समर्थन दे दिया। तो 15 में से 3 का समर्थन और मिल गया, तो 211 लोग हो गए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। कितने लोग हो गए, 211 लोग हो गए। अब 211 ये हो गए, और 12 ने समर्थन दे दिया इनको। ठीक है दोस्तों, 12 ने समर्थन दे दिया मुस्लिमों को, और 3 ने दे दिया इनको। तो टोटल 211 लोग हो गए किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में दोस्तों। तो ये 211 लोग क्या करेंगे, ये संविधान सभा का गठन करके, ये संविधान सभा के मेंबर सभी बन गए, तो ये संविधान को लिखना स्टार्ट करेंगे। ये सभी दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जाके ये सेंट्रल हॉल में जाके वहाँ पे ये संविधान लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो इतनी बात आपको बताइए कि अभी आप संविधान लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ जो पीछे की रामकथा मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो वो आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही हैं, और आज आपको कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है वो इसमें। तो मिस्टर अंश गौतम जी, स्पेशल मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मैंने आज कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया है, नहीं किया है, या और दिन की तरह मैं ऐसे ही स्लो बोल रहा हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये चीज़ मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव हमारा 1946 में आया, और हमारे अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। 3 लोग इसको लेकर आए, और 3 लोग जो लेके आए, तीनों कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के। और फिर उसमें क्या थी, उसकी कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहले टोटल 389 सीटें होंगी, 296 सीटें हमारी किसकी होंगी, ब्रिटिश भारत की होंगी, और हमारी 93 सीटें किसकी होंगी, देसी रियासत की होंगी। उसके बाद हर 10 लाख में से 1 मेंबर चुना जाएगा, और 64 लाख रुपया भेजा गया इलेक्शन के लिए दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि जो चुनाव हुआ एकल सक्रिय मत पद्धति द्वारा हुआ। जो संविधान सभा के मेंबर चुने गए वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए। ये सभी इसकी विशेषताएं थी। उसके बाद हमारा चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद हमारे 208 सीट कांग्रेस जीती, और उसमें 3 लोगों ने और समर्थन दे दिया। 211 लोग संविधान सभा को लिखने बैठ जाते हैं दोस्तों। 211 लोगों ने संविधान लिखने की शुरुआत करी दोस्तों। तो यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या हुआ। संविधान जो सभा है वो लिखने लग गई है, और अब देखते हैं किस तरीक़ा से संविधान हमारा लिखा जा रहा है। और मैं ये क्वेश्चन भी बताऊंगा कि संविधान को अपने हाथों से कौन लिख रहा था। तो बने रहेंगे दोस्तों मेरे साथ। अभी तो दोस्तों जो हमारा कैबिनेट मिशन था उसको अपना लिया गया, और 211 सदस्य टोटल, 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 3 जो अन्य पार्टी के थे, 211 लोगों ने संविधान सभा को लिखना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो जो संविधान सभा को लिखने की जो पहली मीटिंग हुई, जो पहली बैठक हुई, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई दोस्तों। पहली जो मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कभी कभी आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो आप आंसर करेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो दोस्तों उस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ कि सभी से बोल दिया गया कि सभी को पहुंचना है टाइम पे, और टाइम पे जाने के बाद में 9 दिसंबर 1946 को सभी की बैठक हुई। और बैठक जब हुई, किसी भी काम को करने से पहले आपको पता है कि एक अध्यक्ष की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं
या आप कोई भी मतलब जैसे क्लास होती है तो क्लास में भी क्या है ना, एक मॉनिटर ज़रूर होता है, या फिर अगर कोई बड़ा स्कूल है तो स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, या कोई एक घर है तो घर में भी एक गार्जियन ऐसा होता है जिसके अंडर में सभी मतलब जो गार्जियंस होते हैं उसकी बातें मानते हैं। उसी तरीक़ा से संविधान सभा को जब लिखने लगे तो सभी के दिमाग में ख्याल आया कि भाई किसी को अध्यक्ष तो बनाइए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है किसको बनाए, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो एक उनके दिमाग में फिर ख्याल आया कि देखो जो फ्रांस का संविधान है ना, जो फ्रांस का संविधान है उसमें क्या है कि उसका जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था ना, तो वो एज के हिसाब से बनाया गया था, जिसकी सबसे ज़्यादा एज होगी उसी को क्या करेंगे, हम अध्यक्ष बना देंगे। दोस्तों देखिए उसी तरीक़ा से इंडिया ने भी सेम वही रूल फॉलो किया और जो सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे उनको उठाया और उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया कि भाई आज आप अध्यक्ष हो। पहला दिन आज संविधान सभा की पहली बैठक है, तो आज बस हम अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं कि आज अध्यक्ष कौन रहेगा, और नॉर्मली बातें करी ऐसे ही। तो हुआ क्या कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये सबसे ज़्यादा उम्र के थे, इनकी उम्र थी 74 साल। तो 74 वर्ष के सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। दोस्तों संविधान सभा का क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, या फिर संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो आज आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आज की वीडियो से ना डेफिनेटली अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर संविधान के निर्माण से क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं से पूछा जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे हमारे सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे, 74 वर्ष के थे, सबसे ज़्यादा उम्र। फ्रांस के अनुसार इनको क्या बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों पहले दिन मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब जब दोस्तों जैसे ही संविधान सभा लिखनी स्टार्ट करी तो उन्होंने क्या किया, एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जो इंटरनली मतलब काम करेगी। एक दिन संविधान लिखा जाएगा और एक दिन मतलब सरकार रूल फॉलो करेगी, मतलब अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वो परमानेंट नहीं थी, बट जब तक संविधान लिखा जाएगा तो कुछ मंत्री पद सभी को दे दिए। तो वो मैं जो आपके साथ वो बाद में डिस्कस कर लूँगा कि रक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार के और रेल मंत्री कौन थे, तो वो सभी मैं आपको अंतरिम सरकार के मंत्री सभी पद मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ चलते हैं। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हो गई। पहली बैठक में कुछ नहीं हुआ, 211 सदस्य के प्रेजेंट हुए और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। जब अगला दिन आया तो फिर मतलब शासन चला देश में। उसके बाद 11 दिसंबर, एक दिन छोड़ के एक दिन मीटिंग होनी थी। 11 दिसंबर 1940 को जब संविधान सभा की बैठक हुई, दूसरी बैठक, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो क्या हो गए, वो एब्सेंट हो गए। अब वो एब्सेंट हो गए तो उनका हुआ क्या कि जैसे ही वो अध्यक्ष बनाए गए उससे नेक्स्ट डे उनके हार्ट अटैक की वजह से वो स्वर्ग चले गए, उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। तो फिर जब संविधान वो एब्सेंट हो गए, दूसरी बैठक में क्या किया गया कि भाई आज क्या करते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं और संवैधानिक सलाहकार चुनते हैं दोस्तों। तो 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एक बार फिर से अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया, फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया दोस्तों। और उसके बाद उपाध्यक्ष की बात आई, तो उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये भी 11 दिसंबर को ही निर्णय ले लिया गया। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो 11 दिसंबर को 3 चीज़ें हुई दूसरी बैठक में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। संविधान सभा की दूसरी बैठक, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से दोनों में से कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट कि स्थायी कौन थे अस्थायी कौन थे। उपाध्यक्ष हमारे H.C. मुखर्जी जी थे और संवैधानिक सलाहकार हमारे B.N. राव जी थे, और संविधान सभा के ये मेंबर नहीं थे। कभी कभी जो ये संविधान सलाहकार लिए गए थे ना, तो ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, बट इनको कानून की अच्छी खासी नॉलेज थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से पहले जज भी नियुक्त हुए थे, कौन, B.N. राव दोस्तों, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 9 दिसंबर हो गया, 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर को मीटिंग हुई। 13 दिसंबर को क्या हुआ, तीसरी मीटिंग हुई, तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई 13 दिसंबर 1940 को। तो उस दिन क्या किया गया कि भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब चीज़ें नियुक्त कर ली गई हैं। अब क्या करते हैं, अब अपने जो संविधान का है इसे कुछ लिखने का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने क्या किया, संविधान सभा के समक्ष अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया
क्या किया दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में सभी बातें लिखी हुई थी, किस तरीके से हमें संविधान बनाना है, वो सभी बातें उसमें लिखी हुई थी दोस्तों। आगे चल के इस उद्देश्य प्रस्ताव को मॉडिफाइड करके दोस्तों प्रस्तावना वर्ड दे दिया दोस्तों, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप याद रख सकते हैं 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की 3rd बैठक हुई, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया दोस्तों, और बाद में इसे मॉडिफाई करके प्रस्तावना कर दिया गया दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में होगी। 13 दिसंबर 1940 को क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, लेकिन दोस्तों 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया गया, पास कर दिया गया दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया दोस्तों। 13 दिसंबर 1940 को मतलब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया दोस्तों। जैसे आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं कोई भी, तो आप प्रैक्टिकल कोई भी करने से पहले 9, 10, 11, 12 किसी भी में जरूर आपने कोई ना कोई प्रैक्टिकल दिया होगा, उसमें आप लिखते थे एम, उद्देश्य आप इस प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। जब आप जाते थे साइंस की लैब में तो ऐसे ऐसे मतलब आप डालते थे एसिड को, तो आपको या पता तो कुछ नहीं चलता होगा, लेकिन आप पूरी एक्टिंग पूरी करते होगे उस टाइम पे। तो वही जैसे आप एम लिखते हैं अपने फाइल के फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर, उसी तरीका से उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया सबसे पहले कि हमारे उद्देश्य क्या क्या है मैन। 13 दिसंबर 1940 को पेश किया गया, लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने अपना लिया। तो ये हमारी संविधान सभा से रिलेटेड बात थी। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 ये संविधान सभा के सारे कार्य हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए, आपने गठन कर लिया इलेक्शन करके, उनके कार्य क्या क्या थे, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को मैं बता देता हूँ, 22 जुलाई 1947 एक डेट बहुत आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सभी नोट कर लीजिए जितना भी लिखा हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ, क्या बताता हूँ, 22 जुलाई, 22 जनवरी को तो क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया। फिर 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये भी आप नोट करिए, अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और इसका जो डिजाइन है राष्ट्रीय ध्वज का, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन जो था, डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया। तो आप बता सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, और आपसे पूछ लेता है कि इसका जो डिजाइन है वो किसने किया था, पिंगली वेंकैया जी ने हमारा इसका डिजाइन किया था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और आज मैंने आपके साथ क्या क्या बात डिस्कस करी, कैबिनेट मिशन मैंने आपको बताया था जिसको भारत ने अपना लिया था, और संविधान सभा का गठन भी कर लिया हमने, और इलेक्शन करा के और संविधान को लिखना भी स्टार्ट कर दिया। और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो संविधान सभा हमारी कार्य कर रही है वो भी मैंने आपको लिखने स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। तो अभी तो ये कार्य कर रही है, यही संविधान लिख रही है, फिर साथ के साथ यही लिखना स्टार्ट करेगी। और फिर 26 जनवरी 1950 हमारा ऐसा दिन आएगा, उस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा लिखा के। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको पॉलिटी पढ़ने में दोस्तों। पॉलिटी मैं आशा करता हूँ पूरा 99.99 प्रयास रहेगा कि संविधान आपको दिमाग में आपको घुस जाएगा, और एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ के कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक थोड़ा बहुत उसके बारे में आप अंदर घुस के नहीं जानेंगे। अब जैसे आपसे पूछ लेता कि संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष बताइए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बताइए, दोस्तों आपको जब पता होगा कि स्थायी क्या थे और अस्थायी क्या थे और संविधान सभा क्या है, तो आप इजीली इसका आंसर कर देंगे ऑप्शन से एलिमिनेट करके। तो दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसी तरीक़ा से आपको पॉलिटी पढ़ाऊं, और दिल्ली पुलिस वाले, स्पेशल दिल्ली पुलिस वालों को बता रहा हूं कि मैं आपको कंप्यूटर भी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको क्या कराने वाला हूं, कंप्यूटर भी कराऊंगा। 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है जो हमारा कंप्यूटर है दिल्ली पुलिस में, तो मैं आपको कराऊंगा। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस फंडामेंटल जो सिलेबस में दिया है ना उसको ध्यान में रखते हुए, और एनसीईआरटी की बुक से नोट्स बना के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं कोई लूसेंट नहीं पढ़ूंगा, अच्छे तरीके से आपको मैं कंप्यूटर भी स्टार्ट करूंगा बहुत ही जल्द। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और आज थोड़ी वॉइस ठीक आई है आपको या नहीं आई है, या फिर रोज़ की तरह आज भी ऐसे ही थोड़ा काम चल रहा है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नया पर्सन है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आपको संविधान किस तरीक़ा से पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। और मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक मैंने छोड़ा है संविधान को यहीं से अभी स्टार्ट कर देंगे, लिखना हमारा संविधान स्टार्ट हो गया है, और आर्टिकल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब पर डालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।